नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के मुतालिक क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक हंगामी नोयत का फैसला क्यों करना पड़ा, इसी केस में चीफ जस्टिस के हवाले से क्या बहुत बड़ी खबर अब सामने आ गई है। इमरान खान साहब ने किस नोयत का बड़ा ऐलान किया है और आज आपको इसी पूरी सूरत हाल के मुतालिक GHQ से जुड़ी दो तहलका खेज ऑडियोज भी सुनवाएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं। यह खबर इलेक्शन कमीशन के फैसले से जुड़ी है और अब GHQ की जानिब से दो बड़े और हंगामी नोयत के फैसले किए गए हैं। पहले आपको ताकतवर फौजी अफसरान और कुछ जनरल्स की दो तहलका खेज किस्म की ऑडियो सुनवाते हैं। इन ऑडियो से आपको पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के हवाले से GHQ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। आपने इन ऑडियोज के तीनों हिस्से गौर से सुनने हैं, मुकम्मल सुनने हैं ताकि आपको पूरी अंदरूनी कहानी समझ आ सके और फिर आपको इसी केस में चीफ जस्टिस के मुतालिक एक तहलका खेज किस्म की खबर से आगाह करेंगे। लेकिन पहले आप ये ऑडियो सुनिए और इसके तीनों हिस्से आपने मुकम्मल सुनने हैं। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त इस मुल्क का राना सनाउल्लाह है, जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है और जो कातलाना बैकग्राउंड का भी के लिए भी मशहूर है। हम उसको ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम इस मुल्क को तबाह करने में अपना जो किरदार अदा कर रहे हो और करना चाहते हो, हम उसको नाकाम बना देंगे। ये जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इसके लिए भी हमारा ये पैगाम है कि हमें, और आप सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट जो है ये कैसे इस मुल्क में वजूद में आई और कैसे एक वोट की मेजॉरिटी के ऊपर इन्होंने इस मुल्क का नाजायज इक़्तिदार संभाला हुआ है। आज मैं बरमला कहना चाहता हूँ कि हमें मालूम है कि वो कौन सी बैरूनी ताकतें हैं जो इस हुकूमत को के बनाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, और हमें ये भी मालूम है कि हमारी अंदरूनी ताकतें वो कौन सी थी जिन्होंने इस बैरूनी ताकत की मदद की इस हुकूमत को बनाने में। हमने अपनी सारी जिंदगी में जो हमने फौज में गुजारी है, हमने सारे मरहले देखे हैं। हमें मालूम है कि कैसे अयूब खान ने इस मुल्क की सॉवरेनिटी जो थी वो बेची अमेरिकन को, और उसके नतीजे में बड़े बेस बना दी गई पेशावर में। हमें मालूम है कि उस दिन से आज तक हमने जो इस मुल्क जो है ये मुल्क ये अमेरिकन हेजमनी के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता रहा। बट हम समझते हैं कि वक्त अभी आ गया है कि जब इस मुल्क को फैसला करना है, बाइज्जत मुल्क के तौर पे इस दुनिया में अपनी पोजीशन कायम करनी है। जो हो रहा है उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदरूनी जो है ऐसे लोग हैं जो कि इन सारी कोशिशों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ, मगर आप खुद समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि हमने जब ये हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम SJ बार एंड एयर मार्शल मसूद, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ, और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। दूसरी चीज जो है
جو امریکن تھریٹ ہے پاکستان کو وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. ہم نے امریکہ کی ساری پرانی جو ہیں رپورٹس وہ پڑھی ہوئی ہیں. رینڈ کارپوریشن، گریم کمیشن رپورٹ، جتنی بھی رپورٹ ہے انہوں نے اپنے خطرات بڑے کلیئر ورڈز میں انہوں نے لکھ دیے ہوئے. صرف فرق یہ ہے کہ پہلے تو ان کے وہ خدشات تھے، آج وہ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے سب سے اٹ از دا موسٹ ڈینجرس سچویشن فار اس. اور یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز particularly the army chief should take cognizance of this threat and take all remedial measures to arrest this American policy that is engulfing Pakistan today in an unstable government, and with the future steps to come. We don't want to go into the details, but we have to take action to prevent it now. اس کے لیے جو ہماری دوسری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لیٹر آیا ہے ہمارے ایمبیسڈر سے، کئی بار لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی ایک جوڈیشل کمیشن بٹھائی جائے تاکہ وہ سارے اس لیٹر کی جو ہے وہ تفصیل پہ غور کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ یہ لیٹر جو ہے یہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے یا نہیں ہے. اور اگر یہ تھریٹ ہے تو یہ ہمارا سب کا فرض ہے، ہمارا ایز ایکس سروس مین، آرمی کا، آرم فورسز انسٹیٹیوشن کا، ایز آرم فورسز انسٹیٹیوٹس اینڈ چیف آف دی آرمی اسٹاف، سب کا فرض ہے کہ ہم اس تھریٹ کا نوٹس لیں اور جو بھی ہم نے کرنا ہے اس ملک کی سیکیورٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ کریں. میرا نام لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ہے جی. میں بھی جنرل علی قلی خان کی طرح 4th جنریشن سولجر ہوں. میری 4تھی نسل ہے جو فوج میں اس وقت نوکری کر رہی ہے. میں اس کے بعد سیکرٹری ڈیفنس بھی رہا ہوں اور میں نے کافی اپنے جو ہے عہدوں پر کام کیا اور اس ملک کی خدمت کی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے، یہ پریڈکٹڈ حالات تھے. جیسے بریگیڈیئر محمود صاحب نے بھی کہا اور جنرل علی قلی خان نے بھی کہا، یہ نوشتہ دیوار تھا. یہ صرف وقت کی بات تھی کہ ان کو کس طرح یہ ہوگا. پاکستان کی سالمیت جو ہے اس کے خلاف آج سے نہیں، کل سے نہیں، بہت عرصے سے کام ہو رہا تھا. اور بدقسمتی سے میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری زندگی میں یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں تمام جو اس میں عناصر ہیں، جس میں بیرونی اور اندرونی لوگ شامل ہیں اس کے اندر، جنہوں نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے. اور یہ کوئی نئی کیا کہتے ہیں سائنس نہیں ہے کہ سب سے بڑا دھچکا جو دیا جا رہا ہے پاکستان کو وہ معاشی بدحالی ہے. یہ جو ہوگا یہ منبع ہوگا تباہی کا، اور معاشی بدحالی کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ ملک جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور مار دھاڑ شروع ہو جائے. یہ نیریٹو کا حصہ ہے، اور جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو وہ کون سا سوال ہے جو ساری دنیا کی جو نیگیٹو پاورز ہیں وہ پوچھیں گی. وہ کہیں گے آپ کے ایٹمی جو اثاثے ہیں وہ نامحفوظ ہیں، غیر محفوظ ہیں، اور اس کے لیے بہانے اور ہیلے جو ہیں وہ آلریڈی تیار ہیں. کوئی کہے گا UN کے حوالے کر دیں، کوئی کہے گا انٹرنیشنل مانیٹری میں لے آئیں، اور کوئی کہے گا NPT پر سائن کر دیں. سو ہمارا جو ہے اس وقت تمام لوگ، حکومت، عدلیہ اور افواج، تینوں سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اس بھنور سے نکالیں، اور جب تک ملیں گے نہیں یہ ملک نہیں نکلے گا. پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اپنی فوجوں کے ساتھ کھڑے ہیں، جوڈیشری کی عزت کرتے ہیں. رہ گئی حکومت، اس کے بارے میں سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے یہ کس قسم کی حکومت ہے، کہاں سے آئی ہے اور کہاں لے کر جا رہی ہے. جی آپ نے یہ آڈیو سنی، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی برطرفی کے حوالے سے کیا بہت بڑی اور تہلکہ خیز نوعیت کی خبر آئی ہے. یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے
3 तहलका खेज नुकात ऐसे हैं जो मीडिया पर नहीं आए, लेकिन हम आपको इन 3 अहम तरीन नुकात से मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब इनमें से पहला नुक्ता यह है कि अगरचे पीटीआई की जो तमाम फंडिंग थी ये मुकम्मल तौर पर शफाफ थी, लेकिन इस यकतरफा फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट के मुताबिक गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जो सियासी जमात है उसका वजूद बरकरार नहीं रह सकता और उसके तमाम जो अतियात हैं वो जब्त हो जाएंगे, ये इलेक्शन एक्ट कहता है। लेकिन इस इलेक्शन एक्ट का जो दूसरा नुक्ता है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दूसरे नुक्ते के मुताबिक ये जो पार्टी है, यानी कोई भी पार्टी जिसके मुतल्लिक इस किस्म के फैसले किए जाएं, वो पार्टी पार्लियामेंट, सूबाई असेंबली और मकामी हुकूमतों से भी बाकी मुद्दत के लिए नाअहल हो जाती है। अब इसी इलेक्शन एक्ट का जो तीसरा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 200 यानी सेक्शन नंबर 200, ये कहता है कि कोई सियासी जमात गैर मुल्की इमदाद से तश्कील नहीं पा सकती, ना ही कोई सियासी जमात गैर मुल्की इमदाद से मुनज़्ज़म हो सकती है। और जो सेक्शन 2004 है यानी सेक्शन 2004, इसके मुताबिक किसी सियासी जमात के लिए बराह रास्त या बिलवास्ता यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी गैर मुल्की जराए से अतिया लेना ममनू होगा, और इनमें गैर मुल्की हुकूमत, मल्टी नेशनल कंपनीज, तिजारती फर्म या पेशावर एसोसिएशंस और अफराद भी शामिल हैं। अब इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ममनुआ जराए से मिलने वाले जो अतियात हैं ये हुकूमत जब्त कर लेगी। ये अतियात नगद स्टॉक की सूरत में हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की सूरत में हो सकते हैं, फ्यूल की सूरत में हो सकते हैं और दीगर सहूलियात की मद में भी हो सकते हैं। लेकिन यहां जो सेक्शन 212 है यानी सेक्शन 212 इलेक्शन एक्ट का, इसके मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजे गए रेफरेंस या किसी और जराए से हासिल होने वाली मालूमात से वफाकी हुकूमत अगर मुतमईन ना हो, या आप ये कह सकते हैं कि अगर वफाकी हुकूमत इस बात का तयन कर ले कि किसी सियासी जमात को गैर मुल्की फंडिंग हासिल थी, तो वो इसका नोटिफिकेशन जारी करेगी। और कोई भी सियासी जमात अगर उसके मुतल्लिक ये तासुर हो कि ये अमनो आमा के बरखलाफ तश्कील दी गई है, तो फिर वफाकी हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत 15 दिन के अंदर ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट भेजेगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा इस रेफरेंस पर, उसको एक हतमी फैसला तस्वुर किया जाएगा और फिर उस सियासी जमात को तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर सेक्शन 213 इलेक्शन एक्ट का ये बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि इस एक्ट के तहत जिसका सेक्शन 213 हम आपको बता रहे हैं, इस सेक्शन के तहत सियासी जमात अगर पार्लियामेंट, सूबाई असेंबली या मकामी हुकूमत का हिस्सा हो तो वो बाकी मुद्दत के लिए इसका हिस्सा नहीं रह सकेगी। लेकिन यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस यकतरफा फैसले के बाद एक तबाहकुन किस्म की खबर आई है, और सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के जो मास्टरमाइंड्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड था वो तो बिल्कुल शफाफ था, लेकिन जो एक्ट हमने आपको इस वक्त पढ़कर सुनाए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी इन एक्ट्स की बराह रास्त जद में आते हैं। और उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकाबले में तहरीक इंसाफ का ये जो फंडिंग केस था, इसमें तहरीक इंसाफ का जो रिकॉर्ड था ये 100% शफाफ था। लेकिन अब अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है इसकी अमली तौर पर अब कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि फैसला अब यह किया जाएगा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस जाएगा। वफाकी हुकूमत को ना चाहते हुए भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एतजाज एहसन और इसके साथ साथ दीगर जो चोटी के कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि यह सुप्रीम कोर्ट के लिए एक इंतहाई आसान केस होगा, और ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट में एक दिन भी नहीं ठहर सकेगा, और एक दिन में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को स्ट्राइक डाउन कर देगी। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी अब एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप ये कह सकते हैं कि अब इमरान खान साहब ने एक डिसाइसिव किस्म का मूव किया है, और खान साहब ने अब ये कहा है कि तहरीक इंसाफ
الیکشن کمیشن کے خلاف مسلسل احتجاج کرے گی. بڑے پیمانے پر یہ احتجاج شروع کیا جائے گا. سکندر سلطان راجہ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر کیا جائے گا اور اب سکندر سلطان راجہ کو ہر صورت میں مستعفی ہونا پڑے گا اور ان کی برطرفی تک یہ احتجاج جاری رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.